हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। आज कक्षा 12वीं अध्याय 1 ठोस प्रावस्था का वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट सेकंड में आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने ठोस प्रावस्था का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। आप चैप्टर से संबंधित जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं उनको आप सीरियल वाइज देखिएगा, यानी कि अध्याय 1 का पहले पार्ट 1 देखिएगा आप, उसके बाद 2 देखिएगा, उसके बाद 3, 4, 5, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने अध्याय 1 यानी कि ठोस प्रावस्था कक्षा 12वीं का जो पहला अध्याय है उसके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक पहले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब आगे के जो प्रश्न है वो वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा आप। और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल यानी कि चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पूरा कोर्स कक्षा 12वीं का जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इसमें हर चैप्टर के मैंने 5-5, 6-6 पार्ट बनाए हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसमें कवर किया जाएगा। और अध्याय 1 जो कि ठोस प्रावस्था है, इसमें वार्षिक परीक्षा में इस वर्ष यानी कि 2020 में ऑब्जेक्टिव आना है। तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने पूरा टॉपिक समझाने के बाद में मैं आपको जो लास्ट वाला पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 5, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिस्कस करूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आपको सारे टॉपिक समझना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि इस अध्याय का प्रश्न क्रमांक 7, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमको समझाना है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो एक्चुअली हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो पहला प्रकार है उसमें आता है आयनिक ठोस। ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी है तो सारे ऑब्जेक्टिव आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसका नाम ही क्लियर है यहाँ पे, आयनिक ठोस, मतलब ये ठोस ऐसे होते हैं जिसमें आयन होते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जिसमें आयन होते हैं, आयन अब 2 होते हैं, एक तो धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें आयन पाए जाते हैं उसको हम आयनिक ठोस के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, यानी कि एक धनायन और ऋणायन से मिलकर बना है। तो ये किसका उदाहरण है, ये आयनिक ठोस का उदाहरण है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। NaCl किसका उदाहरण है, तो आप बताइएगा आयनिक ठोस का उदाहरण है, ठीक है। आगे और भी आपको इसके प्रकार आएंगे। तो इस प्रकार की क्रिस्टलीय ठोस में, मतलब इस प्रकार जो क्रिस्टलीय ठोस होता है आयनिक ठोस में, अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये धनायन एवं ऋणायनों के त्रिविमी व्यवस्था द्वारा बनते हैं, यानी कि इसमें धनायन और ऋणायन जो है त्रिविम में एक व्यवस्थित नेटवर्क के द्वारा बंधे रहते हैं। और ये जो आयन होते हैं धनायन और ऋणायन, प्रबल कुलाम्बिक बल जिसको हम स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, इसके द्वारा एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वो यहाँ से ये बनेगा कि आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन से होते हैं, तो एक तो होते हैं धनायन और होते हैं ऋणायन। एक आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पर, आयनिक ठोस में जो कण हैं या जो आयन है वो एक दूसरों के द्वारा किससे बंधे होते हैं, तो आयनिक ठोस में जो आयन है वो एक दूसरे से प्रबल आयनिक बंध, या उसको हम कुलाम्बिक बल या उसको हम स्थिर विद्युत बल भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। और NaCl इसका उदाहरण है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि KCl भी आएगा यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, KBr जिसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, Ki जिसको हम पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा तत्व जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, आयन वाले जितने भी उदाहरण हैं वो सब आयनिक ठोस के अंतर्गत आएंगे। मैं लास्ट में आपको एक टेबल के माध्यम से और इसको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा आयनिक ठोस के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं ये देख लेते हैं हम। तो आयनिक ठोस जो होते हैं उसके प्रमुख लक्षणों में पहला है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, कि इसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कुलाम्बिक बल होता है। और इनके जो गलनांक है, यानी कि जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और एक क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये काफ़ी उच्च होते हैं। तो ये भी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप याद रखिएगा। दूसरा आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ठोस होते हैं, ठीक है, और ठोस अवस्था में अगर ये हैं तो उस अवस्था में ये है विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का कुचालक, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ठोस अवस्था में।
क्योंकि इनके आयन गति करने हेतु स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैसे आयनिक ठोस में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है आयनिक ठोस में, लेकिन अगर वो द्रव अवस्था में है तभी उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अगर वो ठोस अवस्था में आ जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत का जो संचालन करने वाले धनायन और ऋणायन है वह एक दूसरे से बंध गए हैं, वह स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ठोस अवस्था में यह विद्युत रोधी होते हैं। ये यहाँ पे समझाया गया, देखिए आप सेकंड लाइन में, यद्यपि जलीय विलयन अथवा गलीय अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आयन जो है स्वतंत्र होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ठोस अवस्था में आयनिक ठोस कैसे होते हैं, तो वहाँ पर आप जवाब दीजिएगा विद्युत रोधी या कुचालक। लेकिन अगर वो गली हुई अवस्था में पूछे या विलयन वाली अवस्था में पूछे कि आयनिक ठोस कैसे होते हैं, तो वहाँ आंसर बदल जाएगा, वहाँ पर वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? तीसरा बिंदु है आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में जो है वो अविलय होते हैं। अब ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक क्या होते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, आगे मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आयनिक ठोस जो है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलय। ध्रुवीय विलायक का मैं चलो बता देता हूँ आपको। ध्रुवीय विलायकों में ध्रुव होता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा और एक होगा नेगेटिव। तो ऐसे विलायक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय विलायक। और अध्रुवीय विलायक जिसमें ध्रुव नहीं होते, जैसे कि पेट्रोल हुआ, ईथर हुआ, केरोसिन हुआ, ये सब अध्रुवीय विलायक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जल जिसका सूत्र होता है H2O, ये ध्रुवीय विलायक के अंतर्गत आता है, यानी कि O के ऊपर नेगेटिव होता है, H के ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चौथा बिंदु है आयनिक ठोस का, इनकी प्रकृति कठोर एवं भंगुर होती है। भंगुर मतलब इनको अगर अपन पीटे तो ये बिखर जाते हैं, क्योंकि इनके आयन अत्यधिक जो है वो संकुलित अवस्था में रहते हैं। साथ ही आयनिक ठोस भंगुर भी होते हैं, क्योंकि इनकी स्थायित्वता जो है वो ज्यामितीय पैटर्न के बचाव पर निर्भर करती है। दोस्तों, इसमें कुछ शब्दों की प्रिंटिंग में अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप चिंता ना करें। जब आप नोट्स यानी कि PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर PDF फाइल में आपको सारा आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, वहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स जो है आपको अच्छे से दिखाई देंगे। तो अभी जो टंकण त्रुटि है उसके कारण आपको कुछ कुछ शब्दों में दिक्कत आएगी, पर ओवरऑल आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और पूरा कोर्स यानी कि पूरा चैप्टर समझाने के बाद में मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं पूरा आउटलाइन के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पूरा चार्ट बना करके भी समझा दूंगा। लेकिन आपको पहले हर चैप्टर के जितने भी पार्ट वाले वीडियो हैं पार्ट वीडियो वाले देखना पड़ेंगे, यानी कि अगर आप सारे पार्ट देखेंगे तभी आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। तो आप चैनल को कंटिन्यू फॉलो कीजिए, सारे पार्ट अच्छे से देखिए, पूरे वीडियो देखिए और अपने सामने आप चाहे तो बुक भी रख सकते हैं। और आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के। अगर आपको दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो आप मुझे कॉल करके भी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे हूबहू प्रिंटेड नोट आपको अवेलेबल फ्री में होंगे। आप आसानी से एक पेन ड्राइव में सारे PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए और उसको कंप्यूटर में, मोबाइल में, या फिर जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा तब आप उसके प्रिंट करके उस प्रिंट के माध्यम से आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ठोस हम पढ़ेंगे, वह है आणविक ठोस। पहला हम पढ़ चुके हैं आयनिक ठोस, जिसमें अवयवी कण आयन होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ठोसों के वर्गीकरण में दूसरा ठोस, जिसका नाम है आणविक ठोस। इनके ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछते हैं कि आणविक ठोस में अवयवी कण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अणु। ये आप याद रखिएगा, ये अणु आपस में वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयनिक ठोस में किसके द्वारा कण जुड़े हुए होते हैं, तो वो जुड़े हुए होते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसको हम कुलाम्बिक बल बोलते हैं, उसके सहायता से जो है वो आयन एक दूसरे से बंधे होते हैं। लेकिन आणविक ठोस में जो बल है, यानी कि जो कण है, वो आपस में वान डर वाल बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये आप याद रखिएगा। और अणुओं की प्रकृति के आधार पर इन्हें पुनः 3 भागों में हम बांटते हैं, यानी कि मैंने आणविक ठोस को भी डिटेल में समझाया है। तो इसका पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। ये क्या होता है? अध्रुवीय नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसे ठोस होंगे जिसमें ध्रुव नहीं होते हैं, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट होगा। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण या तो उत्कृष्ट गैस, अब उत्कृष्ट गैस है जिसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं, आवर्त सारणी में समूह 18 में है, हीलियम हुआ, आर्गन, नियॉन आदि। या अध्रुवीय अणु जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, मीथेन हुआ आदि होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है,
उनके बीच में कार्यशील बल या लंदन बल जो है कार्यशील होता है। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि ओवरऑल आपसे बल यही पूछा जाएगा कि आणविक ठोस के अंदर कौन सा बल होता है, तो आप वान डेर वाल बल बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रकार पूछे, हालांकि इतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। इसमें क्या कैरेक्टर्स होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस में? ये साधारणतः ठोस और नरम होते हैं क्योंकि इनमें दुर्बल अंतर आणविक बल उपस्थित रहता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव जरूर आता है कि आणविक ठोस कैसे होते हैं, तो आणविक ठोस कुल मिला के कुचालक होते हैं, ये याद रखिएगा आप। मेन चीज़ यही है यहाँ पे। इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है क्योंकि नरम होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण, इनमें दुर्बल अंतर आणविक बल होने के कारण कमरे के ताप और दाब पर यह सामान्यतः गैस या फिर द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको यही वाला आणविक ठोस याद रखना है। आणविक ठोस कौन सा बल होता है इसके अंदर? वान डेर वाल बल होता है, और इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आणविक ठोस जो है वो भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें से मैं पहला आपको समझा चुका हूं, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हम पढ़ेंगे धात्विक आणविक ठोस। तो अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। ये क्या होता है? ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण जो है वो ध्रुवीय अणु होते हैं। अब ध्रुवीय अणु कौन कौन से? वही HCl। इस HCl में क्या होगा? Cl पर नेगेटिव है, H पर पॉजिटिव है, तो ये हो गया ध्रुवीय। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें O पर नेगेटिव है, सल्फर पर पॉजिटिव है, तो ये हो गया ध्रुवीय, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण ध्रुवीय अणु जैसे कि HCl हुआ, SO2 हुआ आदि होते हैं, ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। इनके अणुओं को बांधने वाला बल जो होगा, अब ध्रुवीय आणविक ठोस, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि आणविक ठोस जो होते हैं, ओनली आणविक ठोस जो होते हैं, उनमें कौन सा बल होता है, तो आप सीधा सा आंसर करिएगा। जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर पाया जाता है वान डेर वाल बल। लेकिन अगर आपसे एग्जाम टफ करने के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल होता है, तो ध्रुवीय में ध्रुव यानी कि द्विध्रुव जिसको हम डाइपोल बोलते हैं, यह आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल के द्वारा अणु जो है आपस में बंधे होते हैं। अदरवाइज आपको वान डेर वाल फोर्स जो है बोलना है। यानी कि आणविक ठोस में अणु जो है वह क्रियात्मक इकाई होते हैं। आणविक ठोस में का मूल कण होता है अणु, लेकिन हम इसके प्रकार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको डिटेल में बता देता हूँ। यह अंतर आणविक आकर्षण बल लंदन बल से तुलनात्मक रूप से क्या होता है? प्रबल होता है। अब मैंने आपको बताया था लंदन बल, ये यहाँ पे देखिए आप। अध्रुवीय आणविक ठोस जो है इसमें कौन सा बल पाया जाता है? इसमें लंदन बल पाया जाता है अध्रुवीय में। और ध्रुवीय में कौन सा पाया जाता है? इसमें भी अंतरायनिक आकर्षण बल लंदन बल पाया जाता है, लेकिन उससे प्रबल होता है, ठीक है। यहाँ पर लंदन फोर्स अध्रुवीय से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके लक्षण हम देखें, ये मुलायम होते हैं, ये भी विद्युत के कुचालक है। आणविक ठोस, ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, आणविक ठोस जो होते हैं वह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा आप। इसके अलावा आयनिक ठोस जो पहला प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है, वह ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं वह सुचालक होते हैं, ठीक है। इन ठोसों के गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। तो दोनों ही स्थिति यहाँ पर अध्रुवीय के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। लंदन फोर्स भी यहाँ पर प्रबल होता है, और गलनांक और क्वथनांक भी यहाँ पर अध्रुवीय के मुकाबले ज़्यादा होता है। चूँकि इनका गलनांक क्वथनांक इतना अधिक नहीं होता है, उसके कंपेयर में तो अधिक होता है, अतः ये कमरे के ताप पर व दाब पर गैस अथवा द्रव अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये इनकी विशेषताएं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप अपने माइंड में रखिएगा। लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव आपसे मैं पूछूंगा, या इस अध्याय से अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे, अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ रखा है, पूरा सिलेबस अच्छे से ध्यान से पढ़ रखा है एकाग्रचित होके, तो आप बराबर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पूरे धैर्य से इन सारे पार्ट को देखें, और आप धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ में हर टॉपिक आने लगेगा। तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इस प्रकार के आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। ऐसे अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु से बंधा हुआ होता है। यानी कि इसमें ये जो आणविक ठोस होते हैं इसमें हाइड्रोजन बंध कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि H2O हुआ, अमोनिया हुआ, ये सब आणविक ठोस के ही उदाहरण हैं। लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। पूछते हैं H2O में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन। अमोनिया में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन। इसी कारण ये है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अतः इनके अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध या अंतर आणविक आकर्षण बल हम कहते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें
जो वांडरवाल बल होता है, ठीक है, वांडरवाल बल की 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली है यहाँ पे, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में और एक और किस में, हाइड्रोजन बंधित में। तो जो हमारा आणविक ठोस है ये 3 प्रकार का हो गया। पहला कौन सा था, पहला हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस, फिर हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो वांडरवाल बल के ही प्रकार है, हाइड्रोजन बंध हुआ, लंदन बल हुआ, ये सब प्रकार है किसके, वांडरवाल बल के, याद रखिएगा। तो इसके लक्षण क्या है, किसके, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होती है। पहली है, यह कमरे के ताप तथा साधारण दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा नरम ठोस होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक अध्रुवी और ध्रुवी दोनों से जो है वो अधिक होता है, ठीक है। अब एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि आणविक ठोस जो है, ये आणविक ठोस जो है ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया ध्रुवीय, दूसरा हो गया अध्रुवीय और तीसरा हो गया हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है हमारा, जिसका नाम है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस, या इसको हम सहसंयोजी ठोस भी बोलते हैं। ये ऐसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण या तो अधातु परमाणु या संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु होते हैं, ठीक है। और इनमें जो बंध पाया जाता है वह नाम ही जो है इनका सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। पहले वाले जो क्रिस्टल मैंने पढ़ाया था आपको, पहला वाला आणविक ठोस, उसको हमने बोला था आयनिक ठोस, उसमें स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल पाया जाता है। आणविक ठोस में हम लंदन बल बोलें या फिर उसमें हाइड्रोजन बंध बोलें या फिर उसको हम वांडरवाल बल बोलें। प्रकार के हिसाब से आप, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। इसके उदाहरण क्या है सहसंयोजक के, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड किसके उदाहरण है, यह सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होता है वह परमाणु होता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। यह संयोजन ठोस अधिक कठोर और भंगुर होते हैं क्योंकि यह सहसंयोजक बंध जो है प्रबल एवं दिशात्मक होते हैं। इनका गलनांक जो होता है वो अत्यधिक उच्च होता है और पिघलने के पहले ये अपघटित होते हैं और यह विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि ये भी कुचालक होते हैं। अतः इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, जैसे कि हीरा। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों, तो इसमें आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत, हालांकि दोनों ही कार्बन के अपर रूप है, ठीक है, कार्बन के 2 अपर रूप है, एक तो ग्रेफाइट हुआ और एक हीरा हुआ, दोनों का सूत्र सी ही है, लेकिन एक विद्युत का कुचालक है और दूसरा विद्युत का सुचालक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, उन संयोजकताओं में से 3 संयोजकताएं तो व्यस्त रहती है और चौथी संयोजकता जो है वह क्रियाशील नहीं होती है, ठीक है। और हीरे के अंदर जो संयोजकताएं होती है कार्बन की, वह 4 संयोजकताएं व्यस्त रहती है, इसलिए हीरा जो है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की 3 संयोजकताएं होती है, चौथी संयोजकताएं मुक्त होती है, इसलिए यहाँ पर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। आगे मैं और आपको इसको बताऊँगा। तो ये आपको इतना समझ में आया है। तो सबसे पहली बात, आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, इसीलिए मैंने ठोस का जो वर्गीकरण है आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठोस एक्चुअली फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ठोस कितने प्रकार का हो गया हमारा, 4 प्रकार का। सबसे पहला हो गया आयनिक ठोस, दूसरा हो गया हमारा आणविक ठोस। अब आणविक ठोस में कितने प्रकार बता दिए मैंने, पुनः 3, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक अध्रुवीय आणविक ठोस और एक बताया मैंने आपको हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। तीसरा ये आपके सामने है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, और चौथा हम पढ़ेंगे लास्ट में अभी धात्विक ठोस। ये रहा धात्विक ठोस आपका यहाँ पे। तो ये धातुओं में पाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। और इसके अंदर जो अवयवी कण है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धातुओं में विशेषता होती है कि ये इनमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो धात्विक ठोस के अवयवी कण धन आवेशित धातु आयन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु से प्राप्त होते हैं, क्योंकि धातु परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होती है। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा, ओके। तथा सरलता से संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण धात्विक क्रिस्टल में सुगमता से समुद्र के पानी के समान जो है तैरते रहते हैं। या फिर वह बल जो क्रिस्टल में धातु आयनों को बांध करके रखता है उसको हम धात्विक बंध या बल के नाम से जानते हैं। अतः धात्विक बंध वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे कि कॉपर हुआ, निकिल हुआ, यह सब धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। क्लियर है आपको।
चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। धात्विक ठोस उच्च आघात वर्धनी और तन्य होते हैं। इसका शब्द का मतलब समझिए। आघात वर्धनी का मतलब होता है पीटने पर चादर जैसा फैल जाना, इसको हम बोलते हैं आघात वर्धनी या फिर घात वर्धनी। तन्य का मतलब होता है इनके हम तार वगैरह खींच सकते हैं, यानी कि इनको आप गर्म करके खींच सकते हो, ये इसकी विशेषता है। कुछ प्रकरणों में ऐसे ठोसों में चमक एवं रंग भी पाया जाता है जिसका वर्णन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जा सकता है। इन ठोसों में उच्च विद्युत तथा ऊष्मीय चालकता भी पाई जाती है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धनात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर प्रारंभ हो जाता है और क्रिस्टलों में धनात्मक आयन अत्यधिक संकुलित होते हैं। अतः अधिकांश धातुओं में उच्च गलनांक और उच्च घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है, हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया तो आप सारे ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से बना सकते हैं। प्रश्न ये है आपका, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण अपने को समझाना है। तो क्रिस्टली ठोस जो है वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। सबसे पहला हो गया आयनिक ठोस, क्लियर है। आयनिक ठोस के बाद में दूसरा हो गया आपका आणविक ठोस। अब आणविक ठोस पुनः 3 प्रकार का है, ये याद रखिएगा आप। उसमें पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें लंदन बल कार्यरत होता है। अध्रुवीय यानी कि जिसमें ध्रुव नहीं होते, सिंगल तत्व जो होते हैं, ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें लंदन बल पाया जाता है लेकिन अध्रुवीय से ज़्यादा प्रबल होता है। ये HCl SO2 ये सब ध्रुवीय अणु हैं, तो ये दूसरा इसका प्रकार हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा आणविक ठोस का प्रकार है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर है, 3 हो गए। उसके बाद तीसरा मैंने बताया आपको है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, और चौथा है आपका यहाँ पे धात्विक ठोस। पूरे इस चैप्टर का जब पूरा वीडियो सारे पार्ट जब खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा, और किसी क्वेश्चन में अगर उसके प्रकार है तो उसका भी सिनेप्सिस यानी कि उसकी रूपरेखा में बना करके आपको बता दूंगा। यानी कि आप कक्षा 12वीं का पूरा जो कोर्स है उसका सिर्फ आप एक चैप्टर के जितने भी पार्ट है वो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के वीडियो आगे होने वाले हैं। मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, यानी पहला चैप्टर फिर दूसरा तीसरा चौथा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी वीडियो उठा करके मैं बना दूँ, आपका कहीं से भी मैं आपका टॉपिक उठा लूँ। उससे क्या है कि एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, आपको पूरा विस्तार से समझ में आएगा। ब्लूप्रिंट आपके पास है, इसलिए मैंने ब्लूप्रिंट का वीडियो नहीं बनाया, फिर भी मैं आपको अगर आवश्यकता लगेगी तो मैं ब्लूप्रिंट यानी कि अंकों का विभाजन कक्षा 12वीं में कैसे होगा, 16 चैप्टर हैं आपके, और 16 चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं ये भी मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम कोर्स की बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। आणविक क्रिस्टल जो होते हैं यानी कि जो ठोस सी क्रिस्टल होते हैं, ठोस वाले क्रिस्टल, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठोस क्रिस्टल जो है ये मूलभूत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले अपनों ने बात करी है आणविक ठोस की। ठीक है, आणविक ठोस के बाद में एक हो गया हमारा सहसंयोजी ठोस। ठीक है, सहसंयोजी ठोस के बाद यहाँ पे आप आयनिक मान लीजिए, इसको आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हो गया हमारा आयनिक ठोस, फिर हो गया हमारा आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस के बाद में हमारा हो गया सहसंयोजी ठोस। ठीक है, और चौथा हमारा हो गया धात्विक ठोस। तो ठोस कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहले हो गया आयनिक ठोस जिसमें आयन होते हैं, फिर हो गया हमारा आणविक ठोस। अब आणविक ठोस 3 प्रकार का समझाया है मैंने आपको, ध्रुवीय, एक हो गया अध्रुवीय। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। और तीसरा जो प्रकार है वह है सहसंयोजी ठोस जिसमें परमाणु होते हैं, और चौथा प्रकार हो गया आपका धात्विक ठोस जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठोसों का वर्गीकरण आप अच्छे से याद रखिएगा, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा आयनिक ठोस, फिर हो गया आणविक ठोस। आणविक ठोस में पुनः 3 हैं, इसमें एक ध्रुवीय, एक अध्रुवीय, और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन बंधित धात्विक ठोस, और तीसरा हो गया सहसंयोजी ठोस, और चौथा हो गया हमारा धात्विक ठोस। तो क्लियर है आपको? आप चाहें तो नोट डाउन इसको कर सकते हैं। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इसमें क्रिस्टली ठोसों के बीच आपको अंतर बताना है, हालांकि आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देख लीजिए। ये चारों मैंने उदाहरण बता दिए आपको प्रकार इसके ठोस के। सबसे पहले था हमारा आयनिक क्रिस्टल, दूसरा हो गया सहसंयोजी क्रिस्टल, तीसरा हो गया आणविक ठोस। हालांकि इसमें प्रकार नहीं है, अगर आपसे पूछ ले कि आणविक क्रिस्टल कितने प्रकार का होता तो ये पुनः 3 प्रकार का हो जाएगा, हालांकि इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक ध्रुवी, एक अध्रुवी और एक हाइड्रोजन बंधित। और लास्ट वाला जो था हमारा वह था धात्विक क्रिस्टल। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम बात करें रचना इकाई की, यानी कि आयनिक क्रिस्टल किससे बनता है। ये जो मैंने अभी आपको पूरा जो बड़ा क्वेश्चन समझाया है उसका सारांश है, ये शॉर्ट में है। ठीक है, तो इसमें से ही आपके ऑब्जेक्टिव सारे बन जाएंगे।
तो आयनिक क्रिस्टल में जो रचना इकाई होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। सहसंयोजी क्रिस्टल में परमाणु होते हैं और आणविक क्रिस्टल में जो है वो अणु होते हैं और धात्विक क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये मैं बता चुका हूँ आपको। बल की प्रकृति यानी कि इनके अंदर जो ये जो कण हैं धनायन और ऋणायन, सहसंयोजी क्रिस्टल में परमाणु, आणविक क्रिस्टल में अणु, धात्विक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बंधे कैसे रहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर विद्युत सहसंयोजक बल के द्वारा ये कण बंधे हुए होते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल में सहसंयोजी बंध के द्वारा ये कण बंधे होते हैं और आणविक क्रिस्टल में वांडरवाल बल के द्वारा ये अणु आपस में बंधे होते हैं। और धात्विक क्रिस्टल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन का जो समूह है यह आपस में इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के मध्य में जो आकर्षण बल होता है उसमें बंधे होते हैं। अगर हम बंध ऊर्जा की बात करें तो आयनिक क्रिस्टल की जो बंध ऊर्जा होती है वह होती है 700 से 1050 किलो जूल मोल इनवर्स। सहसंयोजी क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये 35 से 710 किलो जूल मोल इनवर्स की होती है और आणविक क्रिस्टल की जो ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, ये मात्र 7 से 15 किलो जूल मोल इनवर्स होते हैं और धात्विक क्रिस्टल की जो है ये 160 से 850 किलो जूल मोल इनवर्स पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन याद रख लेना, सबसे ज़्यादा आयनिक क्रिस्टल की होती है और सबसे कम किसकी होती है, आणविक क्रिस्टल की। इनके भौतिक गुण अगर हम देखें तो जो आयनिक क्रिस्टल है हमारा वह दृढ़, उच्च गलनांक, क्वथनांक, विद्युत के कुचालक, ध्रुवीय विलायकों में विलय। ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि आयनिक क्रिस्टल जो है ये वैसे तो विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन गली अवस्था में या ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलय, और गली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होंगे क्योंकि उसमें आयन फ्री हो जाएंगे, लेकिन अगर ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत के कुचालक होंगे। सहसंयोजी ठोस की अगर हम बात करें तो ये भी दृढ़, उच्च गलनांक व क्वथनांक होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं सिर्फ अपवाद को छोड़कर, किसको, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ये वाले जो तीसरे हैं हमारे आणविक ठोस, ये यहाँ पे दे रखा है, ये नरम, वाष्पशील, निम्न गलनांक तथा क्वथनांक और विद्युत के कुचालक होते हैं। और लास्ट में जो धात्विक वाला है यह नरम या दृढ़ तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है, इसमें से ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। आयनिक क्रिस्टल ये NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4, ये सभी जो है ये आणविक ठोस के उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आयनिक ठोस के, किसके, आयनिक, क्योंकि यहाँ पर आयन है, दिख रहा है आपको, Na के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, ऐसे। और ये हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आदि ये सब जो है सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हैं। किस में आएंगे ये, ऊपर आप देख लीजिए, सहसंयोजी ठोस के उदाहरण हैं। और ये वाले जो हैं ये आणविक ठोस के उदाहरण आएंगे, ठोस CO2, ठोस N2, बर्फ, मीथेन, ठोस अवस्था में, ये सब आणविक ठोस के उदाहरण हैं। धात्विक ठोस की अगर हम बात करें, जितनी भी धातुएं हैं वो सब, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, जिंक हुआ, टंगस्टन हुआ, ये सभी धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आया, कुल मिलाकर मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोसों का यहाँ पर वर्गीकरण समझाया है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, त्रिज्यानुपात नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले त्रिज्यानुपात किसे कहते हैं तो सीधी सी बात है, किसी भी आयनिक यौगिक के धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का जो अनुपात है उसका त्रिज्यानुपात कहलाता है। यानी कि त्रिज्यानुपात का एक फार्मूला होता है, धनायन की त्रिज्या अपॉन में ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक उदाहरण लिख दिया मैंने, NaCl, तो सोडियम ये धनायन की त्रिज्या हो जाएगी और Cl यहाँ पर ऋणायन की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका जो अनुपात है यह त्रिज्यानुपात कहलाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बन सकते हैं, एक तो यही वाली डेफिनेशन बन जाएगी कि आयनिक यौगिक के धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं त्रिज्यानुपात। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि त्रिज्यानुपात का मान अधिक होने पर धनायन का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, और इसकी समन्वय संख्या अधिक होगी। कुल मिला के अगर हम देखें कि त्रिज्यानुपात का मान अगर अधिक है तो समन्वय संख्या भी अधिक होगी। आगे मैं समन्वय संख्या भी बताऊंगा। और त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या और संरचनात्मक व्यवस्था के बीच के संबंधों को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यानुपात नियम। अब अगर त्रिज्यानुपात, समन्वय संख्या और संरचनात्मक व्यवस्था, इन तीनों के बीच का जो आपस का अध्ययन है उसको हम त्रिज्यानुपात नियम कहते हैं। अदरवाइज धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात ये कहलाता है त्रिज्यानुपात। इसके अलावा त्रिज्यानुपात, समन्वय संख्या और संरचनात्मक व्यवस्था के बीच के संबंध को हम कहते हैं त्रिज्यानुपात नियम। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक दोष पढ़ाया था, शॉटकी दोष और एक फ्रेंकल दोष, अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप पहले देखिएगा, आपको शॉटकी और फ्रेंकल दोष जरूर समझ में आएगा। और 100% यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। शॉटकी दोष में मैंने बताया था, यह दोष जालक में धनायन और ऋणायन का जो आयन होता है वह लुप्त होने के कारण होता है। यानी कि क्रिस्टल के अंदर से धनायन और एक ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है और ये आयन क्रिस्टल से पूर्ण रूप से बाहर चले जाते हैं, ठीक है।
और पूर्ण रूप से बाहर चले जाते हैं। इसके कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष में मैंने क्या बताया था, सिर्फ धनायन ही अपना स्थान छोड़ता है और ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। क्रिस्टल के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं जिसको हम बोलते हैं अंतरकाशी स्थान, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है। यह दोष जालक स्थान से सामान्यतः धनायन के लुप्त होने के कारण होता है। और इसमें क्या है, आयन बाहर नहीं जाता, अंदर ही रहता है, यानी कि कुल आयनों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि फ्रेंकल दोष में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। जबकि शॉटकी दोष में घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का दोष उच्च समन्वय संख्या के साथ उच्च आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, उच्च आयनिक यौगिक या फिर जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है उनमें यह पाया जाता है। इसमें धनायन और ऋणायनों के आकार जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जहां धनायन और ऋणायनों का आकार क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि धनायन और ऋणायन का आकार अगर बड़ा है तो कौन सा दोष होगा, वहां पर होगा फ्रेंकल दोष। अगर आपसे पूछे कि धनायन और ऋणायन का आकार अगर समान है तो कौन सा दोष होगा, वहां पर होगा शॉटकी दोष। तो समझ में आया आपको, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि ब्रैग समीकरण क्या है। इसका सूत्र जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो ब्रैग समीकरण क्या होता है, ये मान लो कि ये दो क्रिस्टल है आपके पास। ठीक है, तो एक्चुअली इसका उपयोग हम क्रिस्टलों के तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो दो क्रिस्टलों के बीच की दूरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का हम उपयोग करते हैं उसे ही हम ब्रैग समीकरण के नाम से जानते हैं। क्या है ये ब्रैग समीकरण, ये लिखी हुई है। ब्रैग समीकरण को हम एक्चुअली बोलते हैं एन लेमड़ा। क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार लेना। एन लेमड़ा बराबर होता है 2d साइन थीटा। या अगर आपसे लेमड़ा पूछ ले, जैसा कि यहाँ पे लेमड़ा पूछ लिया है, तो ये n नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d साइन थीटा बटा n। या अगर आपसे n का मान पूछ ले तो लेमड़ा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे लेमड़ा है, x नहीं है, ये लेमड़ा है। ठीक है, n बराबर 2d साइन थीटा अपॉन लेमड़ा। तो क्या होता है ब्रैग समीकरण में, एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि जब फॉन्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत है, n लेमड़ा बराबर होता है 2d साइन थीटा। क्या होता है, n लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा। ये क्या है, ये ब्रैग समीकरण का सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। अगर आपसे यहाँ पर लेमड़ा का मान पूछ ले तो आप n को नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा n। और अगर आपसे n का मान पूछ ले तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n, लेमड़ा को आप नीचे लिख दीजिएगा। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखें, यहाँ पर n लेमड़ा है। क्या होता है ब्रैग समीकरण, n लेमड़ा बराबर होता है 2d साइन थीटा, याद रखिएगा आप। ओके, जहाँ पर n बराबर है पूर्णांक संख्या 1 2 3 4, जो भी आप मान यहाँ पर रखेंगे। लेमड़ा का मतलब होता है एक्स रे किरणों की तरंग दैर्घ्य, डी का मतलब होता है क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, और थीटा का मतलब होता है आपतन कोण। तो एक ऐसा समीकरण जो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ज्ञात करता है, उस समीकरण को हम कहते हैं ब्रैग समीकरण। और यह होता है n लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा, याद रखिएगा आप। n लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा, या लेमड़ा बराबर 2d साइन थीटा बटा n, या n बराबर होता है 2d साइन थीटा अपॉन लेमड़ा। याद रहेगा आपको ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोस में अपूर्णता से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो ठोस में अपूर्णता आने से क्रिस्टलों की जो संरचना है वह काफ़ी बदल जाती है। तो क्रिस्टलों की संरचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः क्या होती है, नियमित। अगर नियमित है तो उसको हम क्रिस्टल बोलेंगे, किंतु वास्तविक क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है, तथा उनकी संरचनाओं में क्या होती है, अपूर्णता आ जाती है। तो अपूर्णता दो चीज़ों से आती है, एक तो है ताप, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऐसे क्रिस्टल जिनमें अपूर्णताएं नहीं होती है उनको हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, वह कहलाएगी आदर्श क्रिस्टल। लेकिन अगर जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके जो आयन हैं वो खसकते जाते हैं, ऐसों में उनमें जो है वो अपूर्णता आ जाती है। तो उस स्थिति में वह जो ठोस है वह पूर्ण रूप से क्रिस्टल नहीं कहलाएगा, उसको हम अपूर्ण वाला क्रिस्टल बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है अशुद्धियों की उपस्थिति। कभी कभी अशुद्धियाँ मिला देने से या अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसमें आप याद रखिएगा, अपूर्णता के कारण क्रिस्टलों में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है। तो पूछते हैं ऑब्जेक्टिव ये कि क्रिस्टलों में दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो अपूर्णताएं आ जाती है। अब अपूर्णताएं चाहे ताप के द्वारा आ रही है, चाहे मिलावट के कारण आ रही है, किसी के कारण भी आ सकती है। तो याद रहेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न को आपको संक्षिप्त में समझाना है, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है ये। सुचालक क्या होता है,
अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी या कुचालक क्या होता है, प्रतिचुंबकीय ठोस क्या होता है, अनुचुंबकीय ठोस क्या होता है, और एक और लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इनसे ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। तो सुचालक आप जानते हैं वे ठोस पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं वह सुचालक या कंडक्टर कहलाते हैं, और इनकी चालकता जो होती है वो 10⁶ से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इनमें विद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ये आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा का संचालन धातुओं में किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, वो कुचालक होते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो विद्युत का सुचालक होगा। इतना याद रखिए आप। जितनी भी धातु हैं जैसे कि चांदी हुआ, Ag, कॉपर, ये Al है, यहाँ पे एल्यूमिनियम हुआ, Au जिसको हम सोना बोलते हैं, NaCl हुआ, सीजियम क्लोराइड हुआ, ये सभी जो है सुचालक के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन या आयन पाया जाएगा। इन धातुओं में तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, लेकिन ये जो है CsCl, NaCl, इनमें आयन होते हैं। तो आयन जिसमें उपस्थित होता है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं द्रव अवस्था में, ठीक है। दूसरा आपका प्रकार है अर्धचालक। ये चालक और कुचालक के बीच के होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अर्धचालक, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक वे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है वह चालकता मतलब सुचालक और कुचालक के बीच की होती है। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, मैं बता देता हूँ आपको। अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता कुचालक और आगे जोड़ लीजिएगा सुचालक के बीच की होती है। इनकी चालकता 10⁶ से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की होती है, यानी कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है इनमें, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इन पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है, और ये सिलिकॉन, जर्मेनियम काफ़ी महत्वपूर्ण इसके उदाहरण पूछते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम किसके उदाहरण है? ये अर्धचालक के उदाहरण है, याद रखिएगा आप। तीसरा प्रकार है आपका विद्युत रोधी या कुचालक। सामान्य भाषा में बता दूं मैं आपको कि विद्युत रोधी या कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है, और इनकी चालकता 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है या इससे भी कम होती है। लकड़ी हुआ, रबर, प्लास्टिक, बेकेलाइट, ये सब विद्युत रोधी यानी कि कुचालक के उदाहरण। इसीलिए जो है वायर वगैरह के आसपास रबर लपेटा हुआ होता है ना, प्लास्टिक का इन्वॉल्व होता है। जो स्विच के बटन वगैरह होते हैं, स्विच होते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः यह एक कुचालक या विद्युत रोधी का उदाहरण है। एक और प्रकार आप याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय ठोस का मतलब होता है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर भागते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या फिर ऐसा बोलो आप, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आता है। प्रतिचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं? तो भैया जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मान लो कि एक कक्षा के आपका, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है और एक नीचे, यानी कि एक क्लॉकवाइज है और दूसरा अक्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये युग्मित है। युग्मित मतलब अगर किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे युग्मित। क्या बोलेंगे? युग्मित। ये युग्मित है। अदरवाइज अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया अयुग्मित। तो प्रतिचुंबकीय ठोस में ये वाला कंडीशन होता है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? उसमें युग्मित होते हैं। तो युग्मित होने के कारण ये जो ठोस होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि उससे दूर भागते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऐसे ठोस जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, या उल्टा पूछ ले, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय ठोस। तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड हुआ, V2O3 हुआ, NaCl, बेंजीन, सभी किसके उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय ठोस के उदाहरण है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि या ऐसा घुमा करके पूछ ले आपसे कि ऐसा पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो या सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। तो जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं हम अनुचुंबकीय ठोस की। ये इसमें उल्टा होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसमें ये वाली कंडीशन पाई जाएगी, कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वे पदार्थ या यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। आकर्षित ही इसलिए हो रहा है ये, इसको आप ऐसा समझिए, मान लो एक कक्षक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये घूर्णन करता है तब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ये चुंबक की तरफ आकर्षित होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब गोल गोल घूमता है तो चुंबकीय रेडिएशन उत्पन्न होती है। इसको नष्ट करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अयुग्मित। और अयुग्मित पदार्थ या ठोस जो होते हैं वह अनुचुंबकीय ठोस के उदाहरण है।
तो ये एक तो ये अनुचुंबकीय ठोस और एक चुंबकीय ठोस, ये आप अच्छे से याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। वे पदार्थ या यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और इन पदार्थों की अनुचुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र अगर आपने जैसे ही हटाई वहाँ पर क्या हो जाएगी, समाप्त। तो टाइटेनियम ऑक्साइड हुआ, VO2 हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का आयन, Fe आयन, ये जितने भी उदाहरण यहाँ पर हमने आपको लिखे हैं ये सब अनुचुंबकीय ठोस के उदाहरण हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको आप बुक में देख सकते हैं। अदरवाइज में जब आपको नोट्स के लिए आप PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे, जब वहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको PDF फाइल के अंदर सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अंत में हम बात कर लेते हैं लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक ठोस, ये क्या होता है। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए तो चुंबकीय गुण विद्यमान इसमें रहता है, अर्थात इनमें स्थायी चुंबकशीलता पाई जाती है। लोह यौगिकों का यह एक महत्वपूर्ण गुण है, यानी कि जितने भी लोहे के यौगिक होते हैं उसको हम फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय बोलते हैं। उदाहरण हुआ निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन, जितने भी उदाहरण हैं सब लोह चुंबकीय यौगिक के उदाहरण हैं। द्रव एवं गैस के द्वारा लोह चुंबकशीलता प्रदर्शित नहीं होती है। तो ये सब आपको चारों पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बताए याद रखना है। कौन कौन से, सुचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, ये इसको हम कुचालक भी बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोस, लोह चुंबकीय, या इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अंत में हम बात कर लेते हैं जिस क्वेश्चन की मैंने बात करी थी आपसे, समन्वय संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता ही आता है। समन्वय संख्या का मतलब होता है, अगर आप ये शब्द देख लें निकटतम पड़ोसी एग्जाम में, या फिर विपरीत आयन, ये दो शब्द अगर आपको देख ले और आपसे पूछ ले कि इसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो वो एक ही संख्या है, उसको हम बोलते हैं समन्वय संख्या। कहने का मतलब होता है कि किसी क्रिस्टल जालक में किसी संघटक कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या, यानी कि यहाँ पर एक प्लस है तो इसके चारों तरफ कितने माइनस है। या अगर हम देख लें कि NaCl है तो Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, फिर आगे आएगा NaCl, फिर आगे आएगा NaCl, ऐसे चलता जाता है आगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी क्रिस्टल जालक में किसी संघटक कण के निकटतम पड़ोसियों की संख्या उसकी समन्वय संख्या, या उसको हम संयोजन संख्या या गोल्ड स्मिथ संख्या, या इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। NaCl की समन्वय संख्या जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, ये होती है 6:6। और CaCl जिसको हम सीजियम क्लोराइड बोलते हैं, इसकी भी समन्वय संख्या एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, ये होती है 8:8, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको 7 क्वेश्चन आज डिस्कस करे हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में मैंने जो है 7 क्वेश्चन डिस्कस करें हैं। तो 7 क्वेश्चन मैंने दोनों वीडियो में डिस्कस करें हैं, तो ओवरऑल क्वेश्चन हो गए हमारे 14। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे, आप शांति से धैर्यपूर्वक अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुश्किल से 20 से 25 मिनट के सारे वीडियो मेरे होंगे। अगर आप एक एक वीडियो को बिल्कुल धैर्यपूर्वक आसानी से देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। आप कॉपी और पेन अपने साथ लेकर के बैठिए, ओनली क्वेश्चंस लिख लीजिए आप। हालांकि मैं क्वेश्चंस आपको लास्ट की वीडियो में बताऊंगा, तो मैं पूरा आपको चैप्टर वाइज जो है ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। आपको उम्मीद है आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो पूरा वीडियो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, सिलेबस, एग्जाम वाइज, ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले सारे आपको टॉपिक समझा दूं। चैप्टर नंबर अभी हमारा फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है ठोस प्रावस्था, उसमें मैं आपको 4 वीडियो तो डिटेल में बताऊंगा और 5वां वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का बताऊंगा, और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कक्षा 12वीं में 2020 में पहले अध्याय से जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आपको समझ में आया है वीडियो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।